हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। आज आपके साथ में एक नए वीडियो के साथ हूं जिसमें हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक की सीरीज़ आपके लिए लेके आया है जो CSN नेट लाइसेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस सीरीज़ में हम लोग उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं या उनसे अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आपको याद होगा, मैंने अपने आखिरी लास्ट वीडियो में आपको पेडिग्री एनालिसिस करना सिखाया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ट्रेट की इनहेरिटेंस की स्टडी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे और उस टॉपिक पे फर्दर बिल्ड अपॉन करते हुए आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पेडिग्रीज में। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक से स्टूडेंट्स नॉर्मली घबराते हैं और इस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा। और ये टॉपिक है यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी इन पेडिग्री एनालिसिस, यानी किस तरह से हम लोग पेडिग्री की स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए बेहतर होगा कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें और उनको सॉल्व करें, तभी हम इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है जो जून 2019 का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन को रीड आउट करते ये कहता है कि इन द फॉलोइंग पेडिग्री इंडिविजुअल्स विद शेडेड सर्किल और शेडेड स्क्वायर शो प्रेजेंस ऑफ ए रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट, यानी कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को शो कर रही है। पूछा क्या उन लोगों ने कि द कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ अकरेंस ऑफ दिस ट्रेट फॉर थर्ड वन इंडिविजुअल में इस ट्रेट के अकर होने के चांसेस क्या है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो हम लोग ये नोटेशन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस इंडिविजुअल में ट्रेट शो करा है ही इज़ गोइंग टू बी स्मॉल ए, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल ए। अब देखिए थर्ड वन इंडिविजुअल इस ट्रेट को तभी शो करेगा जब इसके पास स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट हो, और ये तभी संभव है जब दोनों पेरेंट्स से एक स्मॉल ए एलील इसको मिले। ठीक है, अगर आप सेकेंड जनरेशन के थर्ड एंड फोर्थ को देखें जो कि थर्ड जनरेशन के वन के पेरेंट्स हैं, उसमें सेकेंड जनरेशन का फोर्थ जो है वो ऑलरेडी ट्रेट को शो कर रहा है, यानी वो स्मॉल है। और अगर सेकेंड जनरेशन के थर्ड इंडिविजुअल को देखें वो फिनोटिपिकली नॉर्मल है, बट चूंकि वो एक स्मॉल एलील कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी प्रोजेनी को, तभी ये ट्रेट शो कर सकता है। तो हम ये मान के चलेंगे ये इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस है, क्योंकि जब तक ये इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस नहीं होगा तब तक थर्ड वन डिजीज शो नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्वेश्चन बनाया गया तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि दिस इंडिविजुअल नीड टू बी heterozygous, then only you can calculate for third one individual to be affected। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इस बंदे के हेटेरोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी का। हमें नहीं पता ये हेटेरोजाइगस है कि नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस बंदे के हेटेरोजाइगस होने की, क्योंकि अगर ये हेटेरोजाइगस होगा उस केस में थर्ड वन कुड बी अफेक्टेड। तो ये डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की बात होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात होगी, जहाँ पे थर्ड वन का हेटेरोजाइगस होना डिसाइड करेगा, सेकेंड थर्ड का हेटेरोजाइगस होना डिसाइड करेगा कि थर्ड वन में ट्रेट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड जनरेशन के थर्ड जो कि फादर है उसके हेटेरोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसके हेटेरोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसका जो ब्रदर है वो डिजीज़ को शो कर रहा है, ब्रदर डिजीज़ को शो कर रहा है, तो ब्रदर का जीनोटाइप स्मॉल ए हो गया। ब्रदर का जीनोटाइप स्मॉल ए होने का मतलब इनके जो दो पेरेंट्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन के 1 और 2 हैं, उन दोनों के पास एक स्मॉल एलील है, पर देखने में दोनों नॉर्मल है। इसका मतलब दोनों पेरेंट्स कैसे हो गए, हेटेरोजाइगस हो गए। ठीक है, तो अभी हमें पता क्या करना है, दो हेटेरोजाइगस पेरेंट के प्रोजेनी जो कि देखने में फिनोटिपिकली नॉर्मल है उसके हेटेरोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे और फिर जब ये हेटेरोजाइगस हो जाएगा तो उस केस में थर्ड वन के डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सेकेंड जनरेशन के थर्ड इंडिविजुअल के हेटेरोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और इसके दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, हेटेरोजाइगस हैं। तो चलिए पैनेट स्क्वायर बना लेते हैं, है ना। पैनेट स्क्वायर अगर मैं देखूं तो इस केस में दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हैं, तो ये जीनोटाइप्स हो गए। ठीक है, देखिए ये पैनेट स्क्वायर बना। अब इस केस में अगर आप इस पैनेट स्क्वायर पे ध्यान दें तो सेकेंड जनरेशन जो थर्ड इंडिविजुअल जो पेरेंट है, फादर है, वो ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉल अगर होता तो उसमें डिजीज होती। आपको दिखाई दे रहा वो फिनोटिपिकली नॉर्मल है, ही कैन नॉट बी दिस वन। ठीक है, तो अब ये बचे 3,
फिनोटिपिकली नॉर्मल लोगों में, ये तीनों लोग फिनोटिपिकली देखने में नॉर्मल हैं। अगर आप इन नॉर्मल इंडिविजुअल में, इन फिनोटिपिकली नॉर्मल इंडिविजुअल में हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो आउट ऑफ दीज 3 2 आर हेटेरोजाइगोट। ठीक है, तो इस केस में इस इंडिविजुअल के हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई? 2/3। ठीक है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव है ही। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फिर से पनेट स्क्वायर निकालते हैं। अब हमने फादर को रख लिया हेटेरोजाइगस, ठीक है, और मदर को रख लिया होमोजाइगस। ठीक है, देखिए अब इस बंदे के, अगर हम लोग इस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इसके डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? हाफ। आउट ऑफ दिस 4 2 जो है स्मॉल स्मॉल शो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस इंडिविजुअल का स्मॉल होने की प्रोबेबिलिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है कि इसका फादर हेटेरोजाइगोट हो, और उसके हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। तो ये डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस हो गए। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? 2/3 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसके बेसिस अब देखिए इसमें क्या हो, ये 2 और 2 कट गया तो बचा क्या? 1/3। ठीक है, तो इस इंडिविजुअल के डिजीज को शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/3। अच्छे से समझ लीजिए, है ना, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल से इसमें क्या हो रहा है कि इस इंडिविजुअल का स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव होना डिपेंड कर रहा है कि इसका फादर हेटेरोजाइगोट हो, और फादर फिनोटिपिकली नॉर्मल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फादर के हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो हमने इस पनेट स्क्वायर से निकाला, जो निकल के आई 2/3। ठीक है, अब जब हमने मान लिया ये हेटेरोजाइगोट, उस केस में थर्ड वन के डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, जो हमारे केस में निकल के आई 1/2। चूंकि डिपेंडेंट है तो हमने क्या 2/3 इंटू 1/2 सॉल्व करने पर आपका 1/3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे छुपी हुई थी, इस वाले स्टेप पे। आपने देखा इसकी हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी मैंने 2/3 निकाली है। जो स्टूडेंट नॉर्मली मिस्टेक करता है वो क्या कर देता है, यहाँ पे 2/4 यानी 1/2 निकाल देता है ना। आप देखिए ये इंडिविजुअल ये नहीं हो सकता, ही कैन नॉट बी स्मॉल ए, तो आप इसको हटा दोगे क्योंकि ही इज फिनोटिपिकली नॉर्मल। तो फिनोटिपिकली नॉर्मल लोगों में हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 2/3। ये स्टेप इंपॉर्टेंट, ये स्टेप मिस नहीं करिएगा तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, देखिए आंसर डी आया 1/3 जो मैंने आपको बोला। एक और क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बस मैं आपको 1-2 करा रहा हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया। ठीक है, देखिए मैंने हमेशा बोला कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपको आऊँ 1 घंटे यूट्यूब पे झिलाऊँ बैठ के, है ना, उसमें आधे घंटे अपने बुक्स बेचूँ, आधे घंटे दूसरों की बुराई करूँ, आधे घंटे आपको कहानियाँ सुनाऊँ, आपको कोड्स बताऊँ कि ये कोड डालिए इतना डिस्काउंट मिलेगा, वो मेरे बस का नहीं है। तो आई बिलीव इन इफेक्टिव टीचिंग। आप जस्ट ध्यान से सुनिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। और मैं वो टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, आपको रियलाइज़ भी हो रहा होगा, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं और आने की संभावना भी है। चलिए इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या कहा इस क्वेश्चन में? इसमें उन लोगों ने बोला है द पेडिग्री बिलो रिप्रेजेंट्स द इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। फिर आपको बोल दिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, तो हम लोग फिर वही वाला नोटेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, जो बंदे अफेक्टेड हो वो क्या होगा? स्मॉल ए होगा। सिंपल, जो कहा वो कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल 6 इज हेटेरोजाइगोट? इस इंडिविजुअल के हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इस इंडिविजुअल जो थर्ड जनरेशन का 7th है, जिसके पास स्मॉल ए जीनोटाइप है, अगर इसके पास 2 स्मॉल ए अलील हैं तो कहाँ से आएंगे? दोनों पेरेंट्स से आए होंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों पेरेंट्स फिनोटिपिकली कैसे हैं? नॉर्मल है। इसका मतलब दोनों पेरेंट्स कैसे हो जाएंगे? हेटेरोजाइगोट हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 हेटेरोजाइगोट पेरेंट के प्रोजेनी जो कि देखने में फिनोटिपिकली नॉर्मल है, ठीक है, उसके हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने किया था उसी तरीके से। तो फिर से पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, दोनों पेरेंट के जीनोटाइप लिख लेते हैं, दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगोट हैं। ठीक है, ये प्रोजेनी के जीनोटाइप्स निकल के आ रहे हैं। अब अगेन देखिए, चूंकि जो थर्ड जनरेशन है 6 इंडिविजुअल इज नॉट स्मॉल ए, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो फिनोटिपिकली नॉर्मल लोगों में हेटेरोजाइगोट प्रोबेबिलिटी आपको पनेट स्क्वायर में कितनी दिखाई दे रही है? देखिए ये 2 हेटेरोजाइगोट आउट ऑफ दिस 3, ये तीनों देखने में फिनोटिपिकली नॉर्मल होंगे। तो इस केस में आपकी हेटेरोजाइगोट प्रोबेबिलिटी क्या निकल के? 2/3। इस बंदे के हेटेरोजाइगोट प्रोबेबिलिटी कितनी निकल? 2/3। अब देखिए ये इसका आंसर भी है।
है सिंपल सी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और देखिए ये अकेला क्वेश्चन नहीं, इसके बाद भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और आप ये ना कहिए आगे नहीं आएंगे, आगे भी आएंगे, क्योंकि इसमें अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो 2/3 वाली वहाँ पे स्टूडेंट मिस करता है। मैं बहुत सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये एरिया है जहाँ पे बच्चा गड़बड़ करता है, और जैसे मुझे पता है ऐसे ही पेपर सेटर्स को पता है, तो वो एरिया से क्वेश्चन ज़रूर पुट किए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट, पेडिग्री इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। लास्ट वाले वीडियो में अगर आपने उस वीडियो को वॉच किया नहीं किया तो प्लीज़ जाके ज़रूर वॉच करिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन लिंकेज मैपिंग के साथ भी जुड़ के आते हैं, पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन मार्कर के साथ जुड़ के, मतलब प्योर पेडिग्री में भी क्वेश्चन पूछे। अभी हम लोग प्योर पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें शायद स्लाइड में मैंने सीधे आंसर ही डाल दिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, क्या कह रहा है क्वेश्चन। द फॉलोइंग पेडिग्री शोज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ ट्रेट फ्रॉम द फॉलोइंग, सेलेक्ट द पॉसिबल मोड ऑफ इनहेरिटेंस एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉटर इन जनरेशन थर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकेंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में डॉटर जो है उसके ट्रेट शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब जरा ट्रेट की स्टडी करके देखिए, ट्रेट किस टाइप का, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए। अगर ऑप्शंस की एनालिसिस करें तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव दिया गया है। अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है, तो अगर ये मदर ट्रेट शो करे, इसका मतलब उसके पास दोनों रिसेसिव एलील हैं, जो एक्स क्रोमोसोम पे दोनों पे रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट है। और चूंकि मदर का एक्स क्रोमोसोम सन में जाता है तो सन अफेक्टेड होने चाहिए, बट यहाँ पे देखिए सन नॉर्मल आ रहा है, तो ये किसी भी हालत में एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होती, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में हम लोग फिर वही नोटेशन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस केस में ये सभी इंडिविजुअल स्मॉल ए हो गए जो भी लोग ट्रेट शो कर रहे हैं। अब उन्हें क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि जो थर्ड वन डॉटर है इसके ट्रेट शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए यानी कि इसके स्मॉल ए होने की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, ठीक है। अब देखिए एक स्मॉल ए तो इसको फादर से मिलेगा, एक मदर से मिलेगा, और मदर देखने में यहाँ पे कैसी है, क्वेश्चन देखिए मदर कैसी है। मदर आपको दिखाई दे रही कि मदर फिनोटिपिकली नॉर्मल है, ठीक है। अब लेकिन मदर के पास एक स्मॉल ए होना चाहिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर मदर की हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। और अभी तक जैसे आपने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस करे, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर इसका ब्रदर अफेक्टेड है, इसका मतलब इसके दोनों पेरेंट्स के पास एक स्मॉल ए है, ठीक है। अब दोनों पेरेंट्स के पास एक स्मॉल ए, ये पेरेंट देखने में फिनोटाइपिकली नॉर्मल है, इसका मतलब इज हेटेरोजाइगोट, ठीक है। इस केस में अगर एक पेरेंट हेटेरोजाइगोट और दूसरा रिसेसिव होमोजाइगोट है, उस केस में प्रोजिनी के यानी इस डॉटर के हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा आराम से मेरे साथ चलिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जनरेशन से इस जनरेशन के डॉटर के हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें फादर स्मॉल ए और मदर स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल हेटेरोजाइगोट है, तो इस केस में जीनोटाइप आपको ये मिलेंगे, ठीक है। अब ये डॉटर देखिए देखने में फिनोटाइपिकली नॉर्मल है, ठीक है, डॉटर फिनोटाइपिकली नॉर्मल है, इसका मतलब इसके हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1, 2 में दोनों हेटेरोजाइगोट, इसके हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 हो गई, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसके हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी 1 है और ये होमोजाइगोट है। अब दूसरी सिचुएशन, ये इसको हमको कैलकुलेट करना है, हमें ये पता करना है इसके ट्रेट शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसके ट्रेट शो करने की प्रोबेबिलिटी इसके पेरेंट्स पे डिपेंड करेगी। अब पेरेंट की जीनोटाइप आपके पास है, पेरेंट की जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। तो इस केस में ये सिचुएशन निकल के आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में ये इस इंडिविजुअल के क्या पूछा है, डिजीज शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आउट ऑफ 4 2 शो कर रहे हैं, यानी कि कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पेरेंट की हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी देखें तो 1 है, तो 1 × 1/2, आंसर क्या आया, 1/2। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया, सी आंसर, ऑटोसोमल रिसेसिव प्रोबेबिलिटी इज 1/2, ठीक है। डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी देखिए, ये हेटेरोजाइगोट होगा तो ये डिजीज होगा, तो हमने इसके हेटेरोजाइगोट होने की प्रोबेबिलिटी निकाली जो कि 1 आई, और फिर इसके डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी निकाली जो 1/2 आई, तो 1 × 1/2 आंसर आ गया। तो देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, ना समझे एक बार फिर से वीडियो वॉच करिए मैं क्या कह रहा हूँ,
कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक तरह के क्वेश्चंस और आपके यहाँ पूछे जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक यहाँ पे जीनोटाइप लिया, सपोज एक हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल है, तो आप भी जानते हैं हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, 50% स्मॉल ए कैपिटल एंड 50% स्मॉल ए। ठीक है, तो अगर हम फीमेल और मेल गैमीट्स दोनों को यहाँ पे सिचुएट कर लें तो देखिए तीन तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल ए, और इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ को हम यहाँ कैलकुलेट करके लिखें। चूँकि 50% प्रोबेबिलिटी 1/2 प्रोबेबिलिटी है मेल गैमीट के कैपिटल ए होने की, 1/2 प्रोबेबिलिटी है मेल गैमेट की स्मॉल ए होने की, और सिमिलरली फीमेल गैमेट्स में कैपिटल ए होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और स्मॉल ए होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो जब हम जाइगोट्स बना रहे हैं रिस्पेक्टिव अलील विद उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ रखें तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करें तो 1/4 आ गई। कैपिटल ए जीनोटाइप होने की प्रोबेबिलिटी, कैपिटल ए स्मॉल ए होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, ये 1/4, ये 1/4। अगर इन जीनोटाइप्स को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल के फॉर्म में रखें तो ये टेबल देखिए आपके सामने आती है। ठीक है, देखिए जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटीज़ मैंने यहाँ टेबुलर फॉर्म में रख दिया। फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए होने की 1/4 है। चूँकि दो जीनोटाइप्स आपके पास स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल हेटेरोजाइगोट के, तो 1/4 + 1/4 ये आपका आ गया 1/2, और स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। अगर हम यही फिनोटाइप वाइज देखें, अभी हम लोग जीनोटाइप वाइज करें, अब हम फिनोटाइप वाइज देखें तो देखिए इन दोनों जीनोटाइप्स का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, 1/4 + 1/2, तो कितनी आ गई आपका 3/4, और स्मॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4। कितना सिंपल है ना, सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश करें। देखिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में देखिए हम लोग क्या मान के चलते हैं, सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई बंदा डिजीज्ड होगा या हेल्दी होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, दो ही तो पॉसिबिलिटी हैं। तो जहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी, सपोज बॉय और गर्ल होने की दो प्रोबेबिलिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी हमने कैपिटल P और कैपिटल Q मान के चले कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ बीइंग स्मॉल p एंड स्मॉल q, तो ऑब्वियसली स्मॉल p + स्मॉल q = 1 हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे शो किया गया है। अब देखिए सपोज दैट इंडिविजुअल इज प्रोड्यूसिंग n नंबर ऑफ प्रोजेनीज, n प्रोजेनीज अगर प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो 5 बच्चे पैदा किए, तो 5 बच्चे में कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, लेकिन ये कोई भी बच्चा ये डिपेंडेंट नहीं है, मतलब हर बच्चे के इंडिविजुअली मेल या फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, है ना, इर्रिस्पेक्टिव उसका ब्रदर सिबलिंग एल्डर ब्रदर क्या था उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ पे इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट, वहाँ पे हम लोग बाइनरी प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ x इन क्लास में मैंने बोला n प्रोजेनीज है, n में मान लिया 5 और 3 का एग्जाम्पल मैं ले लूँ, लेकिन मान लिया टोटल n की संख्या मैंने 5 दे दिया कि टोटल सपोज 5 प्रोजेनीज हैं, जिसमें मैंने बोल दिया 3 बॉयज़ हैं, ठीक है, और 2 गर्ल्स हैं। अब आपसे ये पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउट ऑफ 5 3 बॉयज़ होंगे 2 गर्ल्स होंगे, तो आप सिंपल इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सेल्फ कैलकुलेट करें। यहाँ पे क्या है कि = n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू y फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज p टू द पावर x q टू द पावर y। फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हैं, 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, सिंपल सा तरीका होता है। आइए इस जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया इसको सॉल्व करके देखें। तो इस केस में आप देखिए मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। n फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू किसी भी चाइल्ड के गर्ल या बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो 1/2 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 2। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, बहुत सिंपल है। तो देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 3 × 2 × 1 × 2 × 1। यहाँ पे देखिए मैं सबसे क्रूड तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि जिस बच्चे को मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है, 1/2 टू द पावर 3 3 बार लिख दिया, फिर 2 टाइम्स और लिख दिया। ठीक है, जो चीज़ें कट सकती हैं उनको काट दीजिए। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, ठीक है, 10/32 ये आपका निकल के आया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के बेस क्वेश्चन देखिए कैलकुलेशन में कोई कमी तो नहीं हुई है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है, तो हो जाएगा सॉल्व।
अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 1 होती है। तो इस केस में अगर मान लीजिए 5 बॉयज़ एंड 0 गर्ल्स, तो आप उस समय ध्यान रखिएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रखेंगे। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या बोला, देखिए कब जो CSIR में आया हुआ क्वेश्चन पहले आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है, अज्यूमिंग अ 1:1 सेक्स रेशियो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम पेरेंट विल कंसिस्ट ऑफ 2 डॉटर्स एंड 1 सन। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी है 3, ठीक है, 3 चिल्ड्रन। फिर उसके बाद उन्हें क्या बोला 2 डॉटर्स, यानी x की वैल्यू मैं 2 कर लेता हूँ और y की वैल्यू मैं 1 कर लेता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 2 n का फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 का अपॉन x का फैक्टोरियल 2 × 1 × 1 इंटू 1/2 टू द पावर 2 × 1/2, ठीक है। फर्दर इसको लिख लेते हैं 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 1 × 1 इंटू, मैं बार बार कह रहा हूँ एकदम क्रूड तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कोई गुंजाइश ना बचे, ठीक है। 3/8, 3/8 का मतलब क्या हुआ 0.375, हो गया सॉल्व। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। देखिए पेडिग्री की 2 चीज़ें मैंने आपको करा दी, पेडिग्री के थ्रू कैसे ट्रेट की इनहेरिटेंस की स्टडी कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पेडिग्री में आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर बार बार वॉच करिएगा ताकि समझ में आए आपको कि क्या 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 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, क्योंकि देखिए आपको पता है मैं बहुत सालों से, मोर देन 15 ईयर्स हो चुका है मुझे टीचिंग करते हुए, मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर के आसपास हो रहा है। और आई हैव दिस एक्सपीरियंस, मुझे पता बच्चे कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, किस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं, कौन से एरिया से बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपको ये समझ डेवलप करोगे। देखिए टीचिंग, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ और इसीलिए मुझे बड़ा हंसी भी आती है जब मैं बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ कि टीचिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो टीचिंग कर रहे हैं उसको समझो क्या पढ़ाना है। देखिए सिलेबस तो बहुत कुछ है, आप कुछ भी पढ़ाओ और एज ए स्टूडेंट आपको पूरा सिलेबस दिखाई देता है, और जब आप एक्सपीरियंस आपको आता है ना तो आपको समझ में आता है उसमें क्या चीज़ कोर है, क्या बफर है और क्या पेरिफेरल है। वो अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और इसीलिए देखो कोई भी टीचर जो पुराने टीचर्स होते हैं वो आपको आधे घंटे में उतना पढ़ा देंगे, जो नए टीचर्स आपको 2 घंटे यूट्यूब पे बार बार आपको कोड भरवाते रहेंगे, लाइक और शेयर करवाते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको 2 टॉपिक्स अभी पेडिग्री के करा के दिखाए और आज के टॉपिक आपने देखा कैसे पेडिग्री में आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपका आऊँगा। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ यू। अगर आप इस सीरीज़ को सीरियसली वॉच कर रहे हैं ना, आप इन्जॉय कर रहे हैं, तो आप, मैं अश्योर कर सकता हूँ एग्जाम के क्वेश्चन बहुत मज़े में आप लोग सॉल्व करेंगे। अगेन मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप इसके लिए रेफरेंस मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें, ठीक है, जो भी आपके पास हो। अगर आप फॉरेन ऑथर्स की बुक फॉलो करें, बेंजामिन पियर्स फॉलो कर सकते हैं, क्लेवेन कमिंग्स फॉलो कर सकते हैं, हार्टल एंड जोन्स फॉलो कर सकते हैं, जो बुक आपके पास हो, सैंडर्स को फॉलो कर सकते हैं, जो है ना सुजुकी की बुक हो वो फॉलो कर लीजिए, सिमंस न्यूस्टेड की बुक उसको फॉलो करिए, गार्डनर उसको फॉलो करिए, स्ट्रिकबर्गर, जो बुक हो आपके पास उसको फॉलो करिए। और अगर इनमें से कोई भी बुक नहीं है ना, तो चुपचाप फंडामेंटल फिनोमेनल साइंस का जो वॉल्यूम 1 लेटेस्ट आने वाला उसको बाई करिएगा। उसमें आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला, बहुत सारी चीज़ें मिले, और ये इस टॉपिक मैंने पूरे उसी से पढ़ा है। चलिए आज की वीडियो को ही वाइंड अप करते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जैसे ही आए तुरंत आपको मिल सके। ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज़ आई एम टेलिंग यू, टीम कैटलिस्ट अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें यूज़ कर रही है, और आप इसको अगर आप देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम लोग आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।